बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, आज प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने मुश्तरका पार्लिमानी इजलास से खिताब किया। बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी गैलरीज में मौजूद थे, जिसके अंदर फॉरेन डिग्नेटरीज भी थे, आर्म्ड फोर्सेस के लोग भी थे, गवर्नर्स भी थे। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की स्पीच में उन्होंने चीदा चीदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ इक़दामात जो पिछले साल में किए गए उनकी तारीफ की। ML1 की तारीफ की गई, उनकी तरफ से दियामीर भाषा डैम, दासू डैम, इनकी तारीफ की गई। इसके अलावा निसाब के यकसा होने की तारीफ की गई, एहसास प्रोग्राम की तारीफ की गई, करंट अकाउंट डेफिसिट को घटाने के हवाले से जो गवर्नमेंट के इक़दामात हैं उनकी तारीफ की गई। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने आज अपनी स्पीच में क्या कहा वो मुलाहिजा करिएगा। पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर है, तरक्की के रास्ते पर गामजन है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, टिपिंग पॉइंट। तो पाकिस्तान इज एक्चुअली, किसी को नजर आए ना आए, आप लोगों को नजर आना चाहिए कि इट इज एट अ टिपिंग पॉइंट। पाकिस्तान पहली मर्तबा अपनी तारीख पे वो रोशन मुस्तकबिल अपना देख रहा है जो शायद इससे पहले कभी नजर नहीं आया हो। तो ये तो थी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की स्पीच। इस मौके के ऊपर जब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी पूरी जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन से खिताब कर रहे हैं, तब जहां बड़े इन्हमाक से हुकूमत उनकी गुफ्तगू सुन रही थी, उनके जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले 1 साल के इक़दामात की तारीफें कर रहे थे वो सुन रही थी, उसी टाइम पर ऑपोजिशन वॉकआउट कर रही थी, एहतजाज कर रही थी, वो नामंजूर कह रही थी उन तमाम चीज़ों को जिन तमाम चीज़ों की तारीफ प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने की। इसके बाद बाहर जाकर राजा परवेज अशरफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और मुशाहिदुल्लाह खान साहब तीनों ने एक प्रेस ब्रीफिंग की। इस प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने क्या फरमाया, जरा उनका मौक़िफ़ भी सुन लीजिए। 2 साल गुजरने के बाद वो 50 लाख घरों का वादा कहाँ गया? जो महंगाई को कंट्रोल करना चाहते थे, जो गरीब के चूल्हे जो है वो जलाना चाहते थे, वो महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही। आम आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी से लाचार हो चुका है। 2 वक्त की रोटी से। मुझे ये बताएं क्या सदर मुमलकत जो पूरे पाकिस्तान के सदर, जिनका एक आईनी ओहदा है, उन्होंने अगर आकर तहरीक इंसाफ के कारकुन की तरह हाँ में हाँ मिलानी है तो वो कोई सदर मुमलकत का खिताब नहीं है। तो ये तो ऑपोजिशन की बात थी। इससे एक बात तो वाज़ेह हो गई कि हमारे यहाँ ऑपोजिशन और हुकूमत का मिलकर बैठना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है। एक ऐसे मौके के ऊपर जहाँ प्रेसिडेंट जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन से खिताब कर रहे हैं, वहाँ भी ऑपोजिशन टिक कर बैठकर बात ना सुन पाई। और ये मैं सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN की बात नहीं कर रही, UIFA और JI की बात नहीं कर रही, PTI भी ये करती रही है। क्या हम ये कभी बदलेंगे या नहीं, ये रविश बदलेगी या नहीं, ये एक अहम सवाल है जिसको हम आगे रखेंगे तमाम मेहमानान के। लेकिन इसके अलावा हम लोगों को दूसरे टॉपिक पे भी गुफ्तगू करनी है, और दूसरा टॉपिक है कराची पानी पानी हो गया, शर्म से नहीं बारिश से। पिछले कुछ अर्से पहले जब बारिश हुई पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली एक्टिव शहर कराची में, तो पूरा का पूरा कराची पानी तले डूब गया। अब उस टाइम पर वफाकी वजीर अली जैदी की तरफ से डिमांड आई कि CM सिंध फौरी तौर पर इस्तीफा दें, क्योंकि सिंध हुकूमत से मामलात संभल नहीं रहे। इसके बाद फिर चहमगोइयाँ चलने लगी कि कहीं गवर्नर राज तो नहीं लगने लगा, कहीं कोई मामलात जो हैं वो फेडरल अथॉरिटी की तरफ तो नहीं आने लगे कि एग्जीक्यूटिव पावर सारी की सारी फेडरल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। अब अजीब बात यह कि उसी के चंद हफ्तों बाद बारिश होती है पंजाब में, और पंजाब के बड़े बड़े शहर भी पानी में बह जाते हैं। लाहौर में कनाल जो है वो ओवरफ्लो करने लगती है। अब इसकी वजह क्या है? क्या भल सफाई नहीं की गई क्या, या फिर वाकई में बारिश इस कदर हो गई थी कि उसको संभालना मुश्किल हो गया? फैसलाबाद, नारोवाल, गुजरावाला, सियालकोट, इनका भी कुछ ऐसा ही हाल था। तो क्या CM पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को भी रिजाइन कर देना चाहिए, जो डिमांड अली जैदी साहब की थी? इस पर भी बात करेंगे। हमारा आखिरी सेगमेंट होगा। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊं। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, बहुत शुक्रिया फारूक साहब आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं PJ मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एंड इमरान याकूब साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तमाम के तमाम सीनियर एनालिस्ट हैं। सबसे पहले फारूक साहब, मैं आपकी तरफ लेकर आऊंगी ये सवाल कि आज की आरिफ अलवी साहब की स्पीच और आज का जो जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन था, इसको आप कैसे असेस करते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, प्रेसिडेंट साहब की ये जो स्पीच होती है हमेशा एक रवायती स्पीच होती है जिसमें वो ज़ाहिर बात आप तो ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो भी ज़्यादातर उसी पार्टी के होते हैं जो कि पावर में होती है इस्लामाबाद में। तो वो अपनी पार्टी की जो अचीवमेंट्स रही हैं पिछले 1 साल में उसको हाईलाइट करते हैं और कोई थोड़ी बहुत अगर समझते हैं तो सजेशन भी देते हैं इन अ वेरी अपना किसको बोलते हैं सॉफ्ट मैनर। तो आज भी वही रवायती स्पीच है जो हमने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब की देखी और सुनी है। और आपको पता ही है, तो एक पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन बन गया पाकिस्तान में एवर सिंस द डेज ऑफ प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान कि अपोजिशन जो है वो वॉकआउट करती है, अपोजिशन हंगामा करती है, शोर शराबा करती है। बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में जब इसाक साहब प्रेसिडेंट थे तो वो गो बाबा गो के बड़े नारे लगते थे पार्लियामेंट के अंदर। फिर अगर आपको याद हो, जनरल मुशर्रफ जब प्रेसिडेंट बने तो 1-2 दफ़ा वो आए, उसके बाद इतना वो अपोजिशन ने शोर डाला कि उन्होंने कहा कि भाई मैं इस पार्लियामेंट को, ऐसी पार्लियामेंट को मैं एड्रेस नहीं करूंगा, बिकॉज अगर उसमें सेंस ऑफ डिसिप्लिन नहीं है तो रिस्पेक्ट नहीं है फॉर द प्रेसिडेंट और फॉर दिस ओकेजन कि द प्रेसिडेंट साल में 1 दफ़ा आते हैं, जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं, तो उन्होंने ही स्टॉप कमिंग। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए इसका एक इफेक्ट ये है कि अपोजिशन आज फिर भी वॉकआउट करके, जमात इस्लामी ऑल्सो वॉकड आउट, JUI, ये तमाम लोग। अब देखें जब इस किस्म की पार्लियामेंट की मुजाहरे होते हैं, पार्लियामेंटेरियंस के जो रवैये सामने आते हैं, मैं कहता हूँ जो नॉन पार्लियामेंट्री हैं, तो उससे क्या होता है कि पाकिस्तान के अवाम जो है फिर आपको पता है कि फिर वही बातें शुरू कर देते हैं कि क्या पाकिस्तान को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सूट करती है, ये नहीं, ये पार्लियामेंटेरियन जो हमने तो उनको इलेक्ट करके भेजा है तो इनमें तो इतनी पेशेंस नहीं है, इतना सेंस ऑफ डिसिप्लिन नहीं है, इतना रिस्पेक्ट नहीं है फॉर द हाईएस्ट ऑफिस इन पाकिस्तान, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उनकी स्पीच जो है ये सुन सकें। लेकिन अगर आप अपोजिशन का आजकल का पॉइंट ऑफ व्यू, उनका बिहेवियर जो है वो तो दिल में यही कहेंगे, वो जस्टिफाई करेंगे कि जी जिस तरह हमें हमारी टॉप पीपल पार्टी या PMLN की लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह नैब के हमारे केसेस बनाए जा रहे हैं और बड़ी बुरी तरह इनकी टॉप लीडरशिप दोनों पीपल पार्टी PMLN की, जरदारी एंड द नवाज शरीफ फैमिली आर इन वेरी वेरी सीरियस ट्रबल। तो देखिए इस केस में दे डोंट केयर कि प्रेसिडेंट कौन है, पार्लियामेंट क्या है, उन्होंने तो अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराना है और दे विल कीप ऑन डूइंग इट जब ऐसे मौके होंगे। तो आई थिंक इट लेफ्ट अ वेरी बैड इंप्रेशन of the parliament, it led a very bad impression of the opposition और मैं समझता हूँ कि ये ऑपोजिशन को थोड़ा बैठ के सोचना पड़ेगा कि ये केसेस जो चल रहे हैं उनको NRO नहीं मिला है, उसका गुस्सा उन्होंने उतारा है, वो अपनी जगह, लेकिन पार्लियामेंट का जो रिस्पेक्ट है, पार्लियामेंट की ट्रेडिशन वो कायम रखनी चाहिए। अच्छा फारूक साहब, यही सवाल मैं पीजे मीर साहब की तरफ भी लेकर चलूंगी। पीजे मीर साहब, जिस तरीके से आज पार्लियामेंट ने विदाउट लिसनिंग टू एनीथिंग दैट प्रेसिडेंट अलवी हैड टू से वॉकआउट किया, बाहर जाके प्रेस ब्रीफिंग की, शुड दिस हैव हैपेंड? क्या दोनों अतराफ, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन को मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए कि एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें और यही डेमोक्रेसी होती है? ये जो आज हुआ, क्या होना चाहिए था? This shows the non-seriousness of the opposition, whether it is the opposition or the government. अब आपने कहा है कि भाई आपका जो हायरार्की आ गई है, तो उसके अंदर ऑपोजिशन का काम है कि भाई तुम मुल्क के लिए आगे सोचो, कोई संजीदगी से बात करो, कोई रिस्पेक्ट रखो अपने ऑगस्ट हाउस की। बट आई मीन दिस लुक्स लाइक शोज द बैकग्राउंड। द क्वेश्चन इज कि हमने अपने ऑगस्ट हाउसेस को, वेदर दे द प्रोविंशियल असेंबलीज, नेशनल और द सेनेट, हमने इसको वो एहतराम नहीं दिया जो कि हमें देना चाहिए। अब सेनेटर्स के अंदर दे कंसिडर द फादर्स ऑफ द नेशन। अब इसके अंदर आप देख लोगे, और जॉइंट अगर आपकी जो मीटिंग्स होती हैं तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि ये जो आपने पॉइंट रेज किया है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी लूज आवर ऑब्जेक्टिव, वी लूज आवर डायरेक्शन, वी लूज आवर फोकस, एंड एट द एंड ऑफ द डे द मैसेज वी गिव, जो एक आम आदमी को आप एक मैसेज देते हो, हम भी चिड़ियाघर हैं, चिड़ियाघर में देख लो तमाशा जो आपने तमाशा देखना है, और आप एक तमाशा दिखा दे, क्या आपके शोर करने से क्या मसले हल हो जाएंगे? क्या आप एक दूसरे की बात, वेदर इट इज द गवर्नमेंट और द ऑपोजिशन, अगर आप एक दूसरे की बात नहीं सुनोगे तो आपका क्या ख्याल है हर आपका जो बेसिक इशू है वो रिजॉल्व होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आई थिंक इसमें सीरियसनेस दिखानी चाहिए, और हमारे अंदर अनफॉर्चुनेटली क्या है,
इंटॉलरेंस तो है ही सोसाइटी के अंदर, लेकिन जो सबसे बड़ी हाइट ऑफ ऑप्टिकल आपके सामने जो इम्पैक्ट आ रहा है, जो विजुअल इम्पैक्ट आता है ऑफ इनटॉलरेंस इन दी हाउस, इट इज शेमफुल एंड ऑनेस्टली इट इज डिग्रेडिंग द मीनिंग ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक हो गया पीजे साहब। जी इमरान याकूब साहब, अगला सवाल आपकी तरफ। इमरान याकूब साहब, आज जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ है उसमें शुरू की जो प्रेसिडेंट साहब की स्पीच थी उसके अंदर तो काफ़ी तारीफें चल रही थी, लेकिन लगता है उन तारीफों को किसी भी तरीके से अपोजिशन मानने को तैयार नहीं थी, बिकॉज अपोजिशन तो वॉकआउट कर गई। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने, राजा परवेज अशरफ साहब ने, मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने बाहर आके प्रेस ब्रीफिंग भी की। यानी क्या आज का पार्लिमानी मुश्तरका जो इजलास था वो 2 साल मुकम्मल करने पर यह बेहतर ना होता कि अपोजिशन को भी साथ में लाया जाता, मामलात को खुश उसलूबी से और हम आहंगी के साथ हल करने की कोशिश की जाती, ये ज़्यादा बेहतर सेलिब्रेशन होती, या आज जो मुश्तरका इजलास था ये बेहतर सेलिब्रेशन थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका 2-3 चीजें हैं इस बात से, अगर आप देखें ना, इस बात पे डिस्कस करने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि एक चीज होती है अंजुमन सताइश बाहमी। वो क्या होता है? वो कुछ लोग मिल जाते हैं और आपस में एक दूसरों की तारीफें शुरू कर देते हैं, और एक दूसरों की वो इतनी तारीफें करते हैं एक दूसरे की कि लगता है कि इससे अच्छा काम तो किसी ने किया ही नहीं, इससे अच्छे लोग ही कोई नहीं है। तो ये आज का जो इजलास था, अगर आप अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका मानना ये है कि ये अंजुमन सताइश बामी था, जिसपे 2 साल की कारकर्दगी, जो कि अपोजिशन के मुताबिक बिल्कुल है ही कोई नहीं, लेकिन ये वो बयान की गई और सब कुछ ऐसे लगा कि जैसे मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई और हालात कमाल हो गए, यानी रावी ने सब कुछ चैन ही लिख दिया। लेकिन अगर हम हुकूमती प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये उसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जनाब हमने ये 2 साल जो किए हैं, कोविड के बावजूद भी आप ये देखें कि यहाँ जो हालात थे, जिस तरह से हमें ये मुल्क मिला था, जिस तरह से हुकूमत ये हमें मिली थी, उस वक्त हालात इतने खराब थे, मुल्क तकरीबन दिवालिया होने को था। तो हमने तो इन 2 सालों में कमाल मोजज़ात कर दिए, ऐसा कर दिया कि जैसे हमारे अलावा कोई होता तो शायद मुल्क अब तक खुदा ना हास्ता कर्जों के बोझ तले डूब गया होता। अब ये आप सारी चीजें देखें ना, तो इसमें मैं बतौर एक जर्नलिस्ट के, एक फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स के, ये जरूर समझता हूं कि आप इन दोनों मौक़िफ़ को एक तरफ रख दें और ये देखें कि क्या हम वाकई जो जमहूरियत पसंद बनते हैं, जमहूरियत हमें ये सिखाती है कि हम में इतना भी हौसला नहीं कि अपोजिशन हुकूमत की बात सुनने को तैयार नहीं है, हुकूमत अपोजिशन की बात सुनने को तैयार नहीं है, और फिर सबसे बढ़ के ये कि झूठ की बुनियाद पर सियासत की जा रही है। हुकूमत हमें ऐसे सुहाने ख्वाब दिखा के जिंदा रखना चाहती है कि जिसकी बिना पर हम ये कहें कि जनाब वाह वाह वाह, इमरान खान साहब की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तो वो कर दिया जो पिछले 73-74 साल में नहीं हो सका था। और अपोजिशन ये चाहती है कि हम ये समझें कि जनाब इमरान खान साहब की क़यादत में इन 2 सालों में वो स्याह-तरीन दौर था जिसका तो शायद मार्शल लॉ में भी वो हालात नहीं थे जो इस जमहूरी हुकूमत में तो थे। एग्जैक्टली तो ये सारी इमरान याकूब साहब, देयर नीड्स टू बी अ सेंटर ग्राउंड। यहाँ दोनों अतराफ को अपनी कुछ अना छोड़नी पड़ेगी और बीच में आकर एक दरमियानी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि दोनों साइड्स तैयार नहीं है ना। अगर मुश्तरका इजलास हो रहा है, फॉरेन डिग्नेटरीज बैठे हैं, ऐसे में अपोजिशन आपकी जो है वो एहतजाज कर रही है, अपोजिशन के मेन लीडरान बाहर चले जाते हैं, तो ये इमेज क्या देता है? दिस देन बिकम्स नॉट अ मुश्तरका इजलास, बल्कि ये तो एक सिर्फ हुकूमत का इजलास रह जाएगा। ये मामला हम कब सुलझता हुआ देखते हैं, या आप समझते हैं कि पीटीआई की हुकूमत में ये मामला नहीं सुलझेगा? अनिका, मुझे इस हुकूमत का तो नहीं पता, लेकिन इस पे मैं आपसे बेट कर सकता हूं कि आपकी और मेरी जिंदगी में तो ये मसला नहीं सुलझेगा। कम से कम आपकी और मेरी जिंदगी में तो हमारी हुकूमत और अपोजिशन का रवैया इसी तरह से रहेगा, क्योंकि यहाँ सियासत अवाम के लिए नहीं की जा रही, यहाँ पे सियासत अवाम के नाम पे की जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा दुश्मनी भी अवाम से ही बढ़ती रह जाती है और हर वो काम किया जाता है
जिससे आवाम को नुकसान हो। लेकिन फिर भी बात ये है कि वो कहते हैं जी बहुत अच्छा। मुझे आप ये बताएं कि 55 रुपए किलो बिकने वाली चीनी जब 100 रुपए बढ़ जाए, 100 रुपए की हो जाएगी तो उस पर क्या कहेंगे? जब 1400 रुपए सरकारी रेट मुकर्रर किया जाए गंदम का फी मन और वो बाजार में 2200 रुपए फी मन मिले, तो फिर आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए कि आप ये कहेंगे जी हमने बहुत अच्छा कर दिया है? ये बुनियादी चीजें जो अगर आपकी हों, ये आटा का स्कैंडल आ जाए, चीनी का स्कैंडल आ जाए, दूसरी सारी चीजें हो जाए, फिर 2 साल जब आप सबसे बुनियादी तौर पे ये दावा करके आए थे, आपने हम सबको ये ख्वाब दिखाया था कि मैं करप्शन को खत्म कर दूंगा, मैं इनके हलक से लूटी हुई दौलत वापस लूंगा। आप इन 2 सालों में मुझे ये बता दें कि किसी सियासतदान से, हुआ वो नवाज शरीफ हो, हुआ वो शहबाज शरीफ हो, हुआ वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो या उनके वालिद मोहतरम आसिफ अली जरदारी हो या कोई भी हो, किसी भी सियासतदान से अगर तो आपने 1 रुपया भी वापस ले लिया है तो हमें बताएं, हम उठ के तमाम लोग आपकी तारीफ में ना सिर्फ तालियां बजाएंगे बल्कि कहेंगे कि जनाब आपने कमाल कर दिया। लेकिन अगर आप किसी से ना तो पैसा बरामद कर सके, ना आप किसी को सजा दिलवा सके, ना आप हालात ठीक कर सके, गरीब की जिंदगी मुश्किल से मुश्किल हो जाएगी। राइट इमरान याकूब साहब। अच्छा फारूक साहब, मैं आपकी जरा पहले जवाब की बात पर आना चाह रही हूँ। आपने कहा था रिवायती किस्म की गुफ्तगू की आज आरिफ अलवी साहब ने, तो ये तो जमात तब्दीली का नारा लेकर आई थी, इनकी स्पीचेस रिवायती रहेंगी, कुछ रिवायत से तब्दीली की तरफ नहीं बढ़ेंगे? एक मुझे ऑब्जर्वेशन मेरी है कि जब प्रेसिडेंट साहब बात कर रहे थे कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इस $20 बिलियन था जब ये गवर्नमेंट आई थी और अब वो तकरीबन $8.5 अरब पे चला गया है, तो उस वक्त आई वाज आल्सो सरप्राइज कि प्रेसिडेंट साहब की स्पीच में जिन्होंने स्पीच लिखी है या जिस तरह वो पढ़ रहे थे, इतने फैक्ट में गलती कैसे हो सकती है? तो मेरा ख्याल है somebody pointed out from the front seats from the PTI कि नहीं जनाब वो $3.5 अरब है, it has come down from $20 billion to $3.5 अरब करंट अकाउंट डेफिसिट। तो चले ये छोटे मोटे स्लिप ऑफ टंग तो आप जो भी कहे हो सकती है, लेकिन उन्होंने ये बात की है, उन्होंने एजुकेशन की बात की है और हेल्थ की बात की, और उन्होंने ये एजुकेशन में जो एक स्टैंडर्ड करिकुलम पाकिस्तान का एक बनने जा रहा है, मैं समझता हूँ कि आज उन्होंने ज़रा उस पर अच्छी बात की है कि जनाब ये नहीं हो सकता कि HSN कॉलेज का जो बच्चा पढ़ा हुआ है वो एक और एलीट माइंडसेट से पढ़ता है और फिर एक और अपनी एलीट क्लास में चला जाता है, और जो एक पब्लिक स्कूल में पढ़ा होता है उसकी एक एजुकेशन, उसकी ग्रूमिंग और होती है। तो उन्होंने कहा कि आप सब चाहे एलीट होंगे चाहे मिडिल क्लास, एवरीबडी इन पाकिस्तान शुड एंड विल हैव द सेम करिकुलम जो वो पढ़ेंगे। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ी खैर गवर्नमेंट तो उस पर काम भी कर रही है। शफकत महमूद साहब आई थिंक डन अ गुड जॉब, वो भी ये सब चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं। प्लस उन्होंने जारी बात की है इसकी कोरोना की कि, और उन्होंने एक यू नो ही सेड ही डिड से अ गुड थिंग। उन्होंने कहा कि जनाब ये जिस तरह गरीब लोगों की मदद की गई है इस कोरोना के पूरे ये जो क्राइसिस में ये एहसास प्रोग्राम यानी कि 1 करोड़ प्लस जो लोगों को फायदा हुआ है 150 अरब रुपए का, तो उन्होंने कहा शायद यही वो चीज़ें, और जो पाकिस्तानी ने बड़े खुल के लोगों की मदद की है इस क्राइसिस में, तो शायद यही वजह है कि अल्लाह ताला को बात पसंद आई और उन्होंने पाकिस्तान पे कोरोना का इतना वो डेवस्टेशन कोरोना ने कॉज नहीं किया है जो बाकी ममालिक में हमने देखी है। तो मेरा ख्याल है ओवरऑल आई डोंट थिंक कि कोई प्रेसिडेंट साहब की और कोई इतनी बात में कोई इतनी खास कोई चीज़ है जो कि मैं समझता हूँ कि ये रवायती स्पीच है। आइंदा भी ऐसी ही रवायती स्पीचेस होती रहेंगी। जो भी प्रेसिडेंट होगा, जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा, जो गवर्नमेंट पावर है, उन्होंने उन्हीं की जो राइट। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं और उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे जो शहर आजकल पानी पानी हो रहे हैं उनके हवाले से। सी यू आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आरिफ अलवी साहब की स्पीच आज मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में हुई। अब जरा एक ही सवाल, बड़ा अहम सवाल मैं तीनों मेहमानों के सामने रखूंगी और वो सवाल ये है कि अली जैदी साहब ने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया सिंध गवर्नमेंट को जब कराची कई जो मिलीमीटर पानी है उसके तले दबा हुआ था, वो वेनिस बट इन अ नेगेटिव वे वाली सूरत हाल पेश कर रहा था। अब जो है वो लाहौर में, बाकी पंजाब के बड़े शहरों के अंदर भी हालत सही नहीं है बारिश के बाद। क्या हम इसको कराची से कंपेयर कर सकते हैं? क्या अली जैदी साहब ने जो डिमांड सिंध की गवर्नमेंट से की थी वो डिमांड पंजाब की गवर्नमेंट से की जा सकती है कि सीएम रिजाइन करें, या गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकी? मैं तीनों मेहमानान की तरफ बारी बारी ये सवाल लेकर जाऊंगी। पीजे मीर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। पीजे मीर साहब, आज मुश्तरका इजलास हुआ पार्लियामेंट का और वहां गवर्नर पंजाब एंड चीफ मिनिस्टर पंजाब भी थे। उन दोनों को देख के मेरे जहन में एक बात आई कि हमारे जो वफाकी वुज़रा हैं, अली जैदी साहब टू बी पर्टिकुलर, वो तो कराची में जब बहुत ज़्यादा पानी आया था तो बड़ा तनकीद का निशाना बनाते थे और कहते थे सीएम सिंध को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। फिर वो गवर्नर राज की बातें भी गर्दिश करना शुरू कर गई। तो क्या पंजाब में जब आज बारिश की वजह से बेतहाशा पानी खड़ा है, लाहौर में, नारोवाल में, फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, तो क्या सीएम पंजाब को भी इस्तीफा दे देना चाहिए? ये पॉलिटिकल रिटोरिक्स होते हैं, पॉलिटिकल गिमिक्री होती है जिसमें आप एक दूसरे को वो पेट भी फाड़ देते हैं। रीगल चौक के, अगर आपको याद है, ये इस तरह की कोई चीज होती नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ये लाउड एंड क्लियर इलेक्टोरेट में कहने की एक जरूरत होती है, हाँ जी तुम तो कोई काम नहीं कर रहे हो तो तुम्हें तो छोड़ देना चाहिए। इस तरह कोई नहीं होता है। आपने आसिफ जरदारी को देखा, आपने जनरल मुशर्रफ को भी देख लिया, आपने हमारे यूसुफ रजा गिलानी और बाकी प्राइम मिनिस्टर्स को भी देखा, सबको कहा हाँ जी इस्तीफा दे दो। नवाज शरीफ को भी कहा इस्तीफा दे दो, आपको चले जाना चाहिए। और भाई इस तरह नहीं होता है, ये एक पॉलिटिकली गिमिक्री होती है। एंड आई थिंक अब तो एक आप ऐसे लेवल पे, ऑप्टिमम लेवल पे आप पहुंच गए हो कि आप बेसिकली ऐसे जो रिटोरिक्स है आप इनको बिल्कुल इग्नोर करो, दे डोंट मीन एनीथिंग। हाँ, जो बात आती है, जो एक्चुअल तनकीद की बात है बराए तामीर, वो बिल्कुल उनको चाहिए कि भाई आप इसको ठीक करो, लेकिन वो ये कब तक करेंगे ठीक? अनिका, आपने जो सवाल किया है ना, ये सब कुछ ठीक हो गया था जब मुस्तफा कमाल कराची के अंदर एक नाजिम थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गटर्स क्लीन कराए थे, गटर्स क्लियर हो गए, आपका ड्रिग रोड पे पानी खत्म हो गया, वहां तो आधा 1.5 फुट पानी खड़ा हो जाता था। अब कसूर गवर्नमेंट का नहीं है, यहाँ कसूरवार मैं कराची के शहरियों को करूंगा, क्योंकि ये लोग लफाफे, प्लास्टिक्स और जो भी इनके टेक अवेज होते हैं ये रोडों पे फेंक देते हैं, अपने बच्चों के नैपीज तक फेंक देते हैं, और फिर जब गटर्स ब्लॉक हो जाते हैं, पानी खड़ा हो जाता है, आप ब्लेम करते हैं कि जी हुकूमत ने तो ये किया। लाहौर में भी लोगों को ब्लेम करें पीजे साहब, लाहौर में भी लोगों को ब्लेम करें, या गवर्नमेंट का भी यहाँ कोई किरदार आता है, या गवर्नमेंट बरी और जिम्मा है? नहीं जी, गवर्नमेंट का यहाँ जो रोल बनता है उसका बनता है बड़ा स्टर्न रोल। स्टर्न रोल ये होता है कि जो लिटरिंग करें, लॉइटरिंग करें, आप उनको पकड़ के फाइन करें। सिंगापुर में किस तरह है, $500 फाइन है अगर आप कुछ फेंक दें तो रोड के ऊपर, आप इधर भी इम्पोज करें। यहाँ हमने बड़ा एक लीनियंट सा, लेड बैक, डोसाइल, प्लासिड एक एटीट्यूड रखा हुआ है। आई एम सॉरी टू से, इसमें सबसे बड़े कसूरवार गवर्नमेंट्स नहीं होती हैं, वेदर प्रोविंशियल और सेंट्रल। जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो बेसिकली, मैं आपको बताऊं, वो एक इम्प्लीमेंटेशन करती है, और हम लोग क्या करते हैं, जाके रोडों पे चीजें फेंक देते हैं। इवेंचुअली उन्होंने बारिश से, हवा से पकड़ के किसी नाली में चले जाना है, गटर में जाना है, और वो ब्लॉकेज हो जाती है। आज आप डिफेंस के पीछे चले जाएं अनिका, अगर आपको उल्टी ना आए, मैं खुदा की कसम कहूंगा आप बहुत बहादुर हो। उसके पीछे गंदा स्टैग्नेंट वाटर, ये डिफेंस फेज के अंदर, एंड उसका जो घरों में पानी जा रहा है ऐसा पीजे साहब। आज जो लाहौर की हालत है, कनाल ओवरफ्लो कर रही है। सो माय कंसर्न इज कि क्या भल सफाई नहीं हुई, क्या कोई गड़बड़ हुई है, क्या हुआ, क्या है? कनाल तो मैंने ओवरफ्लो होते हुए नहीं देखी। ये ड्रेजिंग नहीं करते आप, ये जो रिस्पॉन्सिबल है ये वाटर डिवीजन, इनको चाहिए कि इसको ड्रेजिंग करो। आप बिल्कुल, आपने अच्छी बात की है। ये कनाल में देखें सिल्टिंग होती रहती है, जिस तरह डैम्स में सिल्टिंग होती है, और कनाल्स हमारी तो रोड के अंदर से, फॉर एग्जांपल ये लाहौर की कनाल ले लें, बाकी कनाल्स ले लें, इनके अंदर सिल्टिंग इतनी हो जाती है कि आप
जब नहीं इसको क्लियर करोगे, ड्रेज नहीं करोगे, आपने सही कहा, रोडों पे पानी आ जाएगा। अब यही चीज आपने नालों में भी देखो, आपके पास तो बहुत बड़ा नाला है, रोई नाला, जो कि रिफ्यूज, आर्सेनिक, हर किस्म की कंटामिनेशन इंडिया से आती है। यू डोंट डू एनीथिंग ऑन दैट। एक उसके बाद आपके जफर अली रोड पे नाले हैं, वहीं आपके अस्पताल है। कैन यू बिलीव इट? सबसे गंदा नाला और वहां अस्पताल आपने खोले हुए, एंड पेशेंट्स आर बीइंग ट्रीटेड राइट नेक्स्ट टू दिस filth, ridden sort of नाले। अब the question is, आपके बहुत है इस तरह के और ये चीजों पे हम जोर नहीं डालते। एक political confrontations पूरे पाकिस्तान में हो रही है। These are the issues which need to be addressed, जो कि I'm sorry नहीं हो रहे। ठीक हो गया। अच्छा फारूक साहब, आपकी नजर में क्या ये दोनों शहरों को कंपेयर किया जा सकता है, जो कराची में हुआ और जो लाहौर में हो रहा है? पानी तो दोनों शहरों में बारिश के बाद खड़ा हुआ, दैट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन क्या वो डिमांड जो अली जैदी साहब सिंध गवर्नमेंट से कर रहे थे कि भाई अब आप चलते बने, आपसे काम नहीं संभलता, वही बात पंजाब गवर्नमेंट पे भी सादर आती है? देखिए नीका, क्विकली, पहले तो लाहौर और कराची को आप कंपेयर करना, ये मैं समझता हूँ नाइंसाफी होगी। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैं वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे कि कैसे लाहौर के कुछ एरिया जो हेविली फ्लडेड थे, वासा, आप जो भी कहें, शहबाज शरीफ के दौर में उसने वासे को जो वासा इदारा है उस पर काफ़ी चेक्स रखे हैं। बेशक इदारे में करप्शन है, लेकिन विद इन आवर्स ये इदारा डिलीवर करता है। कराची के, लाहौर के भी बड़े इलाके हैं, मैं देख रहा हूँ जहाँ पे पानी जो है वो ड्रेन आउट हो गया है। और एक और चीज़ मैं आपको बात बताऊँ, देखें लाहौर के अंदर मैं उस शख्स को क्रेडिट देना चाहता हूँ। अब पत्नी शहबाज शरीफ के दौर से प्रोजेक्ट चल रहा था, ये इस गवर्नमेंट ने आके किया पिछले 2 साल में, कि लाहौर में देयर इज अ ह्यूज अंडरग्राउंड वाटर टैंक लॉरेंस रोड के एरिया में, जहां पे लॉरेंस गार्डन के एरिया में, जहां पे थाउजेंड्स ऑफ गैलन ऑफ रेन वाटर आप स्टोर कर सकते हैं। right. अब आप मुझे ये बताएं कि कहां कराची के वो डांसिंग फाउंटेन्स, चाहे वो डीएचए के एरिया में है, वो गटर डांसिंग फाउंटेन्स की तौहीन तो ना करें फारूक साहब, गटर को। अच्छा सुने, अब इम्पोर्टेंट चीज ये है, कराची में कोई गवर्नेंस नहीं नजर आ रही। कराची में डिलिबरेटली कराची की सिविक फैसिलिटीज को पीपल पार्टी गवर्नमेंट ने इग्नोर किया है। दे पनिश्ड कराची फॉर द फैक्ट कि कराची वोटेड फॉर द पीएम पीटीआई एंड ये अपना एमक्यूएम। और आपको पता है कि मेयर कराची को क्या क्या है, अपना चीफ जस्टिस है कि 28 को आप जा रहे हैं, आप खुदा के लिए जाएं, हमारी जान छोड़ें। माय पॉइंट इज दैट ना कोई डेवोल्यूशन हुई है पावर्स की। मेयर कहता है मेरे पास पावर्स नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने कितनी मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रिमार्क्स दिए अबाउट द सिंध गवर्नमेंट, इनकी कोई रिट नहीं है। कराची इज नाउ नोन एज अ गार्बेज सिटी, पूरी दुनिया को जानती है। पीछे तो ये चाइनीज को लेके आ रहे थे कराची का गार्बेज लिफ्ट करने के लिए, कोई सिस्टम नहीं है गार्बेज का डिस्पोजल का और गार्बेज के कलेक्शन का। एनडीएमए को फाइनली हैड टू कम इन, और उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिंध गवर्नमेंट नहीं करेगी, सारे नाला जो है आप क्लियर करेंगे, बिकॉज इवन द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट ट्रस्ट द सिंध गवर्नमेंट कि उनको अगर पैसे दिए जाए मिसाल के तौर पे, उनको पता है कि मैक्सिमम पैसा जो है ये खा जाएंगे ये लोग। सो लिहाजा ऐसी सूरत हाल लाहौर में नहीं है। मैं अभी दोबारा कहूंगा कि इनको बुज़दार साहब को आए तो 2 साल हुए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के दौर में लाहौर में बड़ा काम हुआ था। लाहौर की सिविक फैसिलिटीज, लाहौर के रोड्स, अपना और बाकी जो ये सीवरेज और गार्बेज डिस्पोजल, देखें पूरा निज़ाम बना था टर्की के साथ मिलके, टर्किश कंपनी के साथ मिलके। तो लिहाजा यही वजह है। और लाहौर में फिर क्या, देखें पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट है यहाँ पे, ये तो नहीं ना सिंध में कि गवर्नमेंट जो है पीपल्स पार्टी की है, लेकिन क्योंकि 21 में से 20 सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई की है, तो अपना पीटीआई और एमक्यूएम की है, तो लिहाजा दी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन कराची। ठीक हो गया, तो यही हालात होंगे कराची में। ठीक फारूक साहब, आखिरी सवाल में इमरान याकूब साहब आपकी तरफ भी यही लेकर आऊंगी। अच्छा इमरान याकूब साहब, आज कराची में जो हाल था कुछ दिन पहले बारिश के बाद, लाहौर में भी आज कुछ वैसा ही हाल है, तो क्या उसी तरीके से तनकीद का निशाना बनाना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी? जैसे ये कुछ ट्वीट्स जो हमारी स्क्रीन पर अली जैदी साहब के चल रहे हैं, जिस टाइम पर कराची में पानी आया था, और खैर वो हर साल ही आता है, एक बहुत बड़ा मसला है, उसी तरीके से तनकीद का निशाना बनाना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट को भी या नहीं, या यहाँ थोड़ी सी लीवरेज होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? क्या पंजाब गवर्नमेंट को सुपरफिशियल है? क्या पंजाब गवर्नमेंट जो है वो ऐसा काम कर रही है कि जिसमें आप उसकी कारकर्दगी को बहुत सराहें?
भाई पंजाब ही तो ऐसा है सूबा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन उसमें कारकर्दगी तहरीक इंसाफ की हुकूमत की ये है कि उसी की बिना पे इमरान खान साहब पे तनकीद हो रही है। मैं समझता हूँ कि अगर पंजाब में इन्होंने अच्छी हुकूमत की होती तो शायद आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे इतनी तनकीद ना होती। आप लाहौर शहर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है और गुलबर्ग में और मुख्तलिफ इलाकों में देखिए लोगों के घरों में पानी आ गया। चले ये पाकिस्तान में पहली दफा नहीं हुआ, लेकिन क्या अगर ये कोई गलत काम पहले होता रहा है तो अब दोबारा होना चाहिए? क्या ये तावील पेश की जा सकती है? दूसरी बात ये कि आप जब एक बात पे कराची को, सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो कराची गुनाहगार है वो लाहौर में भी गुनाहगार है, वो पेशावर में भी गुनाहगार है। इसलिए आप मेहरबानी करें, जो काम ठीक है वो सबके लिए ठीक है और जो गलत है वो सबके लिए गलत है। आपकी कारकर्दगी हुकूमत की है जो सबके सामने है। राइट, ठीक है। अच्छा इमरान याकूब साहब, लास्ट क्वेश्चन। आज जितनी भी तमाम चीज़ों की प्रेसिडेंट साहब ने बात की, उसके अंदर ML1 की बात की, दे अमीर भाषा डैम की बात की, उसके अंदर दहशतगर्दी से नबरदाज ना होने की बात की, उसमें पाकिस्तान के अवाम को, सियासतदानों को, अफवाज को खराज तहसीन भी पेश किया, मुबारकबाद भी थी। ये चैलेंजेस तो बड़े मुश्किल थे, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की कि पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन मोड़ है। अब इमरान याकूब साहब, मैं अपनी ज़िंदगी में हर साल ही तकरीबन ये सुनती आई हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन मोड़ है। ये अहम तरीन मोड़ इतना लंबा क्यों है इमरान याकूब साहब? अनिका, बात ये है कि अहम तरीन मोड़ जो है ना, आपने वो सुना होता है, वो है ना जो आम तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं कि किसी को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देना और वो फिर उसके पीछे चलता रहे। तो ये अहम तरीन मोड़ एक ऐसी ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे पूरी कौम को, जब से ये पाकिस्तान बना है 1947 से लेके आज तक, उस ट्रक की बत्ती के पीछे पूरी कौम को लगाया हुआ है कि ये अहम तरीन मोड़ है, आज ये हो गया, ये अहम तरीन मोड़ है, आज ये हो गया, ये अहम तरीन मोड़ है। भाई क्यों जब से पाकिस्तान बना है आप अवाम को इसी तरह से बेवकूफ बना रहे हैं? आप मुझे ये देखें, कोरोना के अगर हवाले से बात की जाए तो मान लिया कि ये एक ऐसी चीज है जिससे पूरी दुनिया में रिसेशन आई है, लेकिन कोरोना से पहले भी आप देखें वर्ल्ड बैंक ने तो आपके बारे में क्या कह दिया था। वर्ल्ड बैंक की अगर आप रिपोर्ट देखें तो आपके सामने दादोशुमार आ गए। फिर कोरोना के दौरान भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तो तकरीबन 33% तो लोग वो हैं जिनकी रोजाना की आमदनी $1 से कम है, और फिर मजीद 33% वो लोग हैं जिनकी रोजाना की आमदनी $1.90 से कम है। यानी आपके टोटल तकरीबन 70% लोग वो हैं जो खते गुर्बत से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनकी महाना आमदनी 13-14 हजार से ज्यादा नहीं बनती। अब आप मुझे ये बताएं कि 13-14 हजार में कोई बंदा एक महीने का गुजारा कर सकता है?